हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से, और आपको पता है हमारी इस डीपीपी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। डीपीपी नंबर 15 जो कंप्लीट एक मॉक टेस्ट है इंडियन एयरफोर्स। चलिए बेटा, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इस डीपीपी नंबर 15 में। और आज आपको मैंने बताया था आज शाम तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं लाइव सेशन लाते हैं बहुत जल्द, और मैराथन क्लास का मैं प्रबंध करता हूं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वो जी कुछ नंबर दे रखे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट दे रखी हैं, इनका सम करो। वो जी सम करने का मतलब होता है जोड़ करना। बेटा 4 सार्थक संख्याएं अंक दे रखे हैं उनका जोड़ नहीं कर सकते। अरे सर कैसी बात करते हो, जोड़ क्यों नहीं कर सकते। 2.101, 0.12340 और बोलो 3.3540। बताओ जोड़ दोगे 0, ये कितना 4, 4 3 7 और 1 8, और बोलो ये कितना था, ये 5 था ना, 5 और 2 7, 7, बोलो 3 2 5 5 और ये 5। अरे सर ये तो 5.578। सर कौन सा ऑप्शन है इसका देखा जाए तो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट जो नंबर होगा बेटा वो जो लिया जाएगा वो करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन थर्ड 5.578। क्लियर है। चलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कंप्लीट को नहीं लेना। कंप्लीट ले लेते तो फिर वो नंबर बन जाता, सिग्निफिकेंट कहाँ रह पाता। समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट नंबर बताना है। अगला है चॉइस करनी है आपको। क्लियर है। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में कौन सा है। एवरेज स्पीड वेलोसिटी के ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, ज़्यादा और बराबर होती है, ऑप्शन नंबर 4। जबकि कहता है औसत वेग और औसत गति के बीच में सही संबंध क्या है। बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो स्पीड है ना, जो संबंध इनके बीच में वही संबंध डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन में होता है, पूछ लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर। एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है और बराबर भी होते किसकी, वेलोसिटी के। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड से क्या बनता है, वो जी डिस्टेंस। बेटा वेलोसिटी से क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट। वो जी हिंदी मीडियम इसे कहता है दूरी, और बेटा इसे कहता है विस्थापन। बात समझ आई। तो उसमें भी ये रिलेशन ऐसा ही होगा। क्लियर है। याद रखना, ऐसे भी पूछ लेता है और आज वेलोसिटी और स्पीड की टर्म में पूछ लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द वर्टिकल वॉल। एक खड़ी हुई दीवार है, उससे एक रस्सी का एक रस्सा बंधा हुआ है, और अदर एंड जो है रोप का उसे कौन खींच रहा है, एक लड़की है वो खींच रही है। ठीक है। कितने फोर्स से, कितने बल से, 20 न्यूटन के बल से। तो जी टेंशन बताओ, टेंशन किस पे, रस्सी पे। बेटा एक बात बता देता हूं, टेंशन को हम तनाव कहते हैं। याद रखना, फोर्स एक बल होता है, लेकिन अगर वही बल किसी रस्सी पे लगे, किसी तार पे लगे, तो वो बल ना होकर टेंशन बन जाता है। क्लियर है। तो अब वो लड़की 20 न्यूटन बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो बेटा अगर वो रस्सी पे लग रहा तो वो टेंशन नहीं बन जाएगा क्या। तो बताओ तनाव कितना होगा। अजी गुरुजी उतना ही होगा जितना ये फोर्स है। क्यों, क्योंकि आज वो फोर्स बदल गया है, किस में, टेंशन में, तनाव में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 20 न्यूटन। बोलो बात पची कि नहीं पची। बहुत अच्छी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश किया जाता है। बहुत बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका मास है 10 किलोग्राम, कैप्ट इन इंक्लाइन प्लेन, किसी इंक्लाइन फिसलने वाली सतह पर है, 30 डिग्री से जो झुकी हुई है। क्लियर है। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, जबकि उसका म्यू
कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू आपको 0.2 दे रखा है। बात समझ आई? जी का मान इतना लेना है, √3 का मान इतना लेना है। तो बेटा क्वेश्चन बताओ, हिंदी मीडियम में एक बार एक्सप्लेन करें, ऑप्शन है इंग्लिश वाले के लिए 5, 4, 3.3 और 3। देखिए कहता है 10 किलोग्राम का एक घनीय खंड है, ठीक है। ऐसे देखो डायग्राम बनाता हूँ साथ साथ में आप समझ पाओ। जो इंक्लाइन किया जाता है, जो इंक्लाइन किया जाता है कितने पर बेटा, यहाँ से कितना है 30 डिग्री पर। बहुत बढ़िया बात। अच्छा ये रहा वो बॉक्स है, बॉक्स। अच्छा इस बॉक्स पर इंक्लाइन क्या कहता है, खंड को तल के बीच में घर्षण लग रहा है, जो घर्षण गुणांक जिसे म्यू कहते हैं भाई, वो कितना है 0.2, और म्यू की कोई इकाई नहीं होती, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये बेटा तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। बेटा जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर लिए होंगे उनके लिए ये ऐसे चुटकियों का खेल है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे और बड़े लेवल तक कराए थे। अच्छा इस बॉडी पे ऊपर क्या लगता है, आर नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया लगती है, नीचे क्या लगता है mg। वो जी ऐसे करो, कंपोनेंट डिवाइड करो। चलो यहाँ क्या बनेगा mg साइन थीटा। बेटा इधर क्या बनेगा, इधर क्या लग रहा है इस पे f, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, जो कितना होता है F = μr होता है, नहीं होता, होता है। वो जी ये mg, ये नीचे लगेगा mg, सॉरी यहाँ लगेगा mg अंडर ग्रेविटी हमेशा, और ये क्या बन जाएगा mg cos थीटा। बेटा ग्रेविटी हमेशा नीचे ही तो लगती है, डाउनवर्ड, ऐसे थोड़ा ना यहाँ से लग जाएगी डाउनवर्ड। तो क्या बन गया mg। बोलो बात क्लियर है? ये बहुत सारे मैंने डायग्राम बनवाए थे। अब बताओ कौन किसे बैलेंस कर रहा है, पता तुम क्या बोलोगे, सर जी जो आर है वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। बहुत अच्छी बात। और यहाँ इसकी इक्वेशन बनाना, बैलेंसिंग इक्वेशन। ये जो mg है बताना, पहले एक बात बताओ, वो एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, नीचे की ओर। तो mg ज़्यादा है, तुम बोलोगे mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स F बराबर किसके होगा, ma के होगा। किसके होगा, ma। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को अब हम आपके पास स्क्रीन पर सॉल्यूशन के साथ दिखाते हैं, अगर यहाँ तक आपको ये बात समझ आई है तो। बेटा ये इक्वेशन तो समझ आ गई ना, देखिए स्क्रीन पर क्या कहता है। कहता है ये डायग्राम है नॉर्मल रिएक्शन को, बेटा जो R बोलते थे इसने N से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है? जो लंबवत लगती है, कंपोनेंट डिवाइड कर दिए cos थीटा साइन थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, F जो होता है वो μn होता है, μn मतलब μr बोल सकता हूँ। अच्छा F = μr होता है। अच्छा R जो है, तुम दो इक्वेशन बनाई थी तुमने, R किसे बैलेंस कर रहा है, R करता है mg cos थीटा को, जो मैंने डायग्राम बनाया था, R ऊपर वाला नीचे mg cos थीटा को। और दूसरी इक्वेशन क्या है, mg साइन थीटा माइनस F बराबर ma। अच्छा पहले तो ऐसे करो, वहाँ से F = μr निकालो, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, R कितना है mg cos थीटा। अब इस mg cos थीटा में m कितना है 10, g कितना लेना है 10, cos थीटा कितना बनेगा तुम्हें पता, एंगल 30 डिग्री दे रखा है। बेटा ये कितना आएगा 17 न्यूटन। बोलो यहाँ तक बात पची नहीं पची? अब रखो दूसरी इक्वेशन जहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। जब mg साइन थीटा माइनस F = ma है तो पुट करो वैल्यू, m तुम्हें पता है, g तुम्हें पता है, साइन थीटा तुम्हें पता है, f तुमने अभी निकाला 17 बिल्कुल पता है, m × a, m कितना है 10। ऐसे करो 10 को नीचे ले जाओ, a निकल जाएगा ऐसे, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 33 निकल जाएगी, और अपॉन में m भी तो आएगा, m कितना 10। बेटा 3.3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए स्क्रीन पर और देखिए 3.3। क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेश किया जाता है। द लॉ ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब गति का संरक्षण नियम किसके द्वारा बताया गया, कि गति में जो संरक्षण होता है, मोमेंटम जो होता है, कंजर्वेशन होता है, संवेग संरक्षण होता है, ये बात किसने बताई, तो आपको पता है सेकंड लॉ ने। बेटा अगर सेकंड और थर्ड बोथ दे रखे होते तब लगाते तुम, याद है तुमने इससे पहली डीपीपी में किया था, लेकिन सिर्फ सेकंड दे रखा है तो तुम्हें पता है OGF बराबर MA कहो या DP अपॉन में DT कहो। बेटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हिंदी मीडियम पढ़ा था।
तो ये देख लो फोर्स संवेग के बारे में बोल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा बताओ, न्यूटन का पहला नियम जो होता फर्स्ट क्या बताता? फोर्स की परिभाषा। दूसरा क्या करता है? फोर्स की कैलकुलेशन को निकालता है। और तीसरा नियम क्या करता है? फोर्स की दिशा दिखाता है, मतलब डायरेक्शन को दिखाता है। याद रखना, ये तीनों पॉइंट भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन केपलर सेकंड लॉ? ओहो, केपलर का फर्स्ट लॉ। देखो बेटा, तीनों एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्क्रीन पर मत देखना हिंदी मीडियम वाले को बता देता हूं। केपलर का कौन सा बताता है कि राशि स्थिर रहती है? कौन से नियम में? कोणीय वेग रहती है, रेखीय वेग, क्षेत्रीय वेग, उपरोक्त सभी। सुनना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दे दिया, फिर भी बता देता हूं। केपलर लॉ पहला नियम कहता है कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में रहेगी। ये पटोलवी ने बोला था, लेकिन केपलर ने क्या बोला था कि जो सन है वो सेंटर में होगा और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, इलेप्टिकल पार्ट। द सन इज सिचुएटेड, ऑल द प्लेनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल अंडाकार आकार में, एंड सन इज सिचुएटेड एट ए कांस्टेंट फोकस। सन अपने फिक्स रहेगा। दूसरा कहा था एरिया वेलोसिटी सेम रहेगी। एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, मतलब क्षेत्रीय के बारे में बात कर रहा है। क्षेत्रीय वेग ये सेकंड लॉ ने दिया, ये फर्स्ट लॉ ने दिया। और थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब सुनो किसको क्या कहा जाता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है, अक्षीय, देख लो कक्षीय, गोल गोल घूम रहा है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। सेकंड को लॉ ऑफ क्षेत्रफल बोला जाता है और थर्ड को लॉ ऑफ पीरियड बोला जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड आ गया ना। लॉ ऑफ पीरियड मतलब समय का नियम। क्लियर है? अब बताओ किसके बारे में बोलता है? ये किसके बारे में बोलता है? सेकंड लॉ किसके बारे में बोलता है? एरियल वेलोसिटी। किसके बारे में? एरियल। करेक्ट आंसर है एरियल वेलोसिटी। चलिए, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बोलता? सर जी वो बोलता ऑर्बिटल पाथ, कक्षीय वेग में घूमते हैं सब। चलिए, अगला कहता द सोप बबल एंड द लिक्विड बबल बोथ हैव द सेम सरफेस टेंशन ऑफ रेडियाई। तो किसका एक्सेस प्रेशर क्या होगा? विच वन हैज मोर एक्सेस? किसका ज़्यादा होता है? ऑप्शन है आपके पास सोप बबल का, लिक्विड बबल का, या फिर बोथ हैव सेम एक्सेस प्रेशर। दे कांट बी सेम। क्लियर है? सबसे ज़्यादा किसका होता है बेटा? सोप बबल का। याद है प्रेशर? याद करो, पी एक्सेस। बेटा सोप बबल पे तो होता है 4T/R, लेकिन लिक्विड बबल पे कितना होता है? लिक्विड बबल पर दाब जो होता है वो कितना होता है? 2T/R। याद है ना? 2T। टी क्या आया? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो याद रखना है इस पे इसका दुगना होता है। बेटा कभी कभी क्वेश्चनों की तहलका देखना कैसे दिखाएगा क्वेश्चन का नजारा। कहेगा सोप बबल और लिक्विड बबल के बीच में अनुपात बताओ, 2:1 होगा। अरे सर वाह, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और देखा भी होगा तुमने, तो ऐसे भी लिख दोगे। बताओ, ये स्क्रीन पे दिखे हुए 2T/R और 4T/R दिख रहे हैं। ये सोप का है, ये साबुन का है और ये लिक्विड बबल है। बताइए, अब आपसे पूछे हिंदी मीडियम, बताओ साबुन के बबूले में कितना होगा? आप कहोगे सर साबुन के बुलबुले में जो होगा वो कितना होगा? 4T/R होगा। जबकि तरल जो है लिक्विड के में उसमें 2T/R। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। द स्ट्रेस एट एनी मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक। ऐसी वो चीज जो इलास्टिक से प्लास्टिक में बदल दे उसे क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। हिंदी मीडियम के लिए वह प्रतिबल जिस पर कोई भी सामग्री प्रत्यास्थ से प्लास्टिक की सामग्री में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तापीय प्रतिबल, पराभव सामर्थ्य, या परम प्रतिबल, या लंबवत प्रतिबल। बताइए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? यील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हिंदी मीडियम कहता है पराभव सामर्थ्य। कैसे? यील्ड स्ट्रेंथ पर वो क्या करती है? कोई भी चीज, क्या कोई भी मटेरियल इलास्टिक से प्लास्टिक बन जाता है। क्लियर है?
हुक्स बाबा हुक्स का ग्राफ था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ट होता है इलास्टिक से प्लास्टिक बन जाता है उसे यील्ड पॉइंट कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट नेक्स्ट देखो, हुक्स का बता देता हूँ ग्राफ एक बार। ये स्ट्रेस और बेटा ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस प्रतिबल और ये स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, ध्यान सुनना। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे आता है हुक्स लॉ का स्ट्रेट, और एक पॉइंट ऐसा आता है, ये रहा यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? यील्ड। यहाँ से यहाँ तक देखना पूछ लिया जाएगा, इसलिए बता देता हूँ, ये हुक्स लॉ है, ये प्लास्टिक रीजन है। कौन सा रीजन है? प्लास्टिक, जहाँ प्लास्टिक बन गया। जब इलास्टिक, यहाँ इलास्टिक था, प्रत्यस्थ था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया? प्लास्टिक बन गया। प्रत्यस्थ से प्लास्टिक जिस पॉइंट पे बदला उसका नाम यील्ड पॉइंट है। और फिर जब यहाँ ये वाला पॉइंट आता है, ये ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ आके रबड़ टूट जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इनिशियल फेज एंगल बताओ एसएचएम में। अरे बताओ फेज एंगल बताओ, शुरुआत का एंगल कितना है? 0, 90, 180, 60। देखो वेव को देखो, एसएचएम में कला कोण बताओ कितना है? सर जी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा मैक्सिमम से, और जब कोई मैक्सिमम से स्टार्ट होता है तो यहाँ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। करेक्ट आंसर इसका 90 डिग्री होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने पेश किया जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड ऑफ पाई सेकंड लेता है। तो बताओ पाई एम होगा, 10 मीटर होगा, 2.5 मीटर, 1 मीटर। एक साधारण लोलक की लंबाई ज्ञात करिए जबकि उसके समय वृद्धि पाई सेकंड है, जी का मान इतना लेना है। सर एक बात बताओ, पहले तो आप जो टाइम पीरियड बताते हो, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है कि नहीं होता? गुरुजी बिल्कुल होता है। बेटा टी को इसने क्या ले लिया है बताना? टाई है, पाई सेकंड लग रहा है। अच्छा 2 पाई है, अंडर रूट एल ओवर जी है नहीं है? बिल्कुल है। अरे तुम्हें उसकी क्या कैलकुलेट करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो करो, लंबाई ज्ञात कैसे होगी? देखिए ऐसे कर लो, पहले इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी आएगा कि नहीं आएगा? गुरुजी बिल्कुल आएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, बिल्कुल गया। जी को ले जाओ इधर, ठीक है, तो जी अपॉन 4 आ गया बराबर एल, एल ही तो निकालना है। अब जी का मान कितना है तुम्हारा? 10/4। बेटा 10/4 कैलकुलेट कर लो भाई साहब, 2.5 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे। स्क्वायरिंग करके पाई स्क्वायर को काटा, एल को निकाला, तो जी को इधर उड़ाया और 4 को नीचे लाया, वैल्यू रख दिया, 2.5 मीटर आया। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पेश किया जाता है। कहता है चॉइस करनी है, चूज द करेक्ट रिलेशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। अरे आइडियल गैस इक्वेशन बोल दी सर इसने, इनमें से करेक्ट संबंध बताओ कौन सा है? गुरुजी सीधी बात बोलो ना, आदर्श गैस समीकरण कहा है इसने, और आपने हमें पढ़ाया था ये होता है PV = nRT। अब बताना कहीं PV = nRT दिख रही है? सर यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा। जब PV = nRT ऐसा कुछ दिख नहीं रहा तो क्या कन्वर्ट करके नहीं देख सकते क्या? देखो PV = nRT। अच्छा बेटा n जो होता है आपने पढ़ा था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, n के मान जो n है उस n का मान कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है। रखो वैल्यू, क्या आएगा? PV = m अपॉन कैपिटल M इंटू R इंटू T आएगा। अच्छा ऐसे करो, M को तो यहाँ शिफ्ट कर दो, और बेटा ऐसे करो, इस V जो है ना V को यहाँ ले आओ, करो PM बन गया ना गुरुजी जब M इधर जाएगा तो, और स्मॉल m अपॉन में ये V यहाँ आ गया। अच्छा RT, पहले एक बात बताओ, ये येलो वाला जो मैंने पढ़ाया ये समझ में आ गया? M को इधर पहुँचाया, V को नीचे लाए। अच्छा PM साहब यहाँ बन गए। ओहो सर जी कभी पढ़ा था डेंसिटी = घनत्व बराबर डेंसिटी = द्रव्यमान बटे घनत्व पढ़ा था, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। रख दो यहाँ डेंसिटी। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 को,
PM इज इक्वल टू रो आर टी। करेक्ट संबंध है सर जी, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? यस सर। बेटा DPP आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, सीधा लिखो रिलेशन क्या है। और तुम्हें जब इस क्वेश्चन को लिखोगे तो लिखोगे आइडियल गैस, आदर्श गैस होती है PV इज इक्वल टू nRT कहो, या फिर लिखना PV इज इक्वल टू ये कहो, या फिर लिखना PV इज इक्वल टू रो RT कहो। एक बार लिख लो, जीवन में कभी पेपर आगे में क्वेश्चन आगे तो उड़ा डालोगे ढंग से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने पेश किया जाता है। कहता द पॉइंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस को एग्जिस्ट। वह कौन सी स्थिति है जहां पर एक ही बार सब के सब इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। वह बिंदु जहां साम्य अवस्था बन जाती है शुद्ध पदार्थ की, ठोस, तरल और वाष्प की, उसे क्या कहते हैं? अरे क्वथनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, त्रिक पॉइंट कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। और करेक्ट आंसर दे रहे होंगे बच्चे जिन्होंने सही जवाब दिया त्रिक पॉइंट, जिसे ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल पॉइंट पर ट्रिपल मतलब तीनों चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, सहवर्ती हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चॉइस करना आपको, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चार्ज के बारे में गलत धारणा देखनी है, कौन सी है? इट इज कंजर्व, मतलब आवेश के बारे में गलत बताना है। इट इज कंजर्व, यह संरक्षित होता है। ये गलत थोड़े ना सर, ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात, तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। चार्ज ऑन एनी बॉडीज इंटीग्रल मल्टीपल, याद है जिसे बच्चे आप बोलते थे समाकल गुणांक Q इज इक्वल टू एनी। चार्ज होता है ऐसे? गुरुजी बिल्कुल होता है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। इट कैन बी क्रिएटेड, ये बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं बोला था गुरुजी आपने। हमने तो हमेशा यही सीखा चार्ज इज कंजर्व, चार्ज आवेश संरक्षित है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। मतलब चार्ज को ना बनाया जा सकता ना पैदा किया जा सकता। इसका मतलब ये है चार्ज इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इज दैट विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये बात तो सही है लेकिन ये गलत है। चार्ज को बनाया नहीं जा सकता, चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन किंतु परंतु इंतु चार्ज को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदला जा सकता है, तभी उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेशन, संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन थर्ड तो मैं पच नहीं रहा है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड ही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द टू चार्जेस ऑफ 2 कूलाम एंड 3 कूलाम सेपरेट बाय ए डिस्टेंस 9 मीटर। ये देखते ही तुम्हें लग रहा होगा बाबा कूलाम्स लॉ लगा रहा है, पहले सुन तो लो आगे क्या बोल रहा है। अच्छा, फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। बेटा एनर्जी पूछ ली, क्या पूछ ली? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है जिन बच्चों ने पढ़ा है वो साथ साथ बोल रहे होंगे, वही होता है जो कूलाम्स लॉ का होता है, लेकिन नीचे से एक आर कम हो जाता है। हिंदी मीडियम के लिए 2 कूलाम और 3 कूलाम के 2 आवेश कण हैं जो एक दूसरे को 9 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, जिनका परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन नॉट 2 है। ठीक है, प्रणाली में विद्युत स्थितिक विभव निकालो, मतलब U का मान निकालो, और U इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं R, कूलाम्स लॉ में से नीचे से एक R कम हो जाता है। बेटा ये बताना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता नहीं होता? अच्छा, एक बात और, इसमें 2 दे रखा है। ये 2 जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो किसका दे रखा है? वो इसने बोल रखा है कि वैल्यू क्या दे रखी है उसने कि K डैश दे रखा है तुम्हें, कितना है? 2, मतलब एप्सिलॉन मीडियम का दे रखा है ना, माध्यम का कितना है? 2 टाइम्स है किसका? मीडियम का। एप्सिलॉन नॉट का 2 टाइम्स है, तो बेटा यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सुनो ध्यान से, यहाँ 2 आ जाएगा। और Q1 तुम्हें पता है 2 है, ये 3 है और ये 9 है। बताओ वैल्यू रखूँ डायरेक्ट? ऐसा करो, इसमें 2 जो आया था ना उसे आगे ले लो, 1/2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹
सर बिल्कुल सही जवाब। बेटा Q1 बोलो 2, बेटा Q2 बोलो 3, बेटा R बोलो R 9 मीटर था 9। भाई 1/2 9 गुना में 10 की पावर 9, 2 गुना में 3/9। क्या तुम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते? अगर कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻⁹ जूल। वही है U का मान। क्लियर है? करेक्ट आंसर निकाल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10⁻⁹ कौन सा 9 जूल कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कैलकुलेट करना। बेटा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन, बताइए इसमें से ओम्स लॉ। ओहो बेटा ध्यान से सुन लो, मैंने जब पढ़ाया था उस दिन आपको बताई भी थी ये बातें। बेटा ओम्स लॉ क्या है? वो कहता है कि ओम्स लॉ में जे सिग्मा ऐसी भाषा बोलेगा। बताइए ओम का कौन सी धारा नियम सही है इसमें से? आर प्रतिरोध है, रो चालकता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत धारा कौन सा है? बेटा मैंने तुमसे कहा था करेक्ट रिलेशन होता है J = सिग्मा ई। J = सिग्मा ई। याद रखो इसे ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। मतलब लिख लो ओम्स लॉ की सूक्ष्मदर्शी स्थिति माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इसे ही कहा जाता है J = सिग्मा ई। क्लियर है? और बच्चा ओम्स लॉ देखता है और सर ये तो V = IR थर्ड लगा के आ जाएगा, गलत लगाएगा, जबकि करेक्ट आंसर ये है। और बेटा एक बात और बताऊं, इसी को ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कहा जाता है, J वेक्टर E वेक्टर। याद रखना बेटा, फिर बोल रहा हूं ओम्स लॉ V = IR होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है? J = सिग्मा E होती है। और इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। किसकी? ओम्स लॉ की। 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। चौथा क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कभी कभी रिलेशन देके। देखो कैसा J = E/ρ। बताओ ये सही है कि गलत है? ओ जी गुरुजी बिल्कुल सही है, आप हमारे साथ खेल रहे हो। बताओ क्या सिग्मा को 1/ρ नहीं कह सकता? अरे क्या चालकता प्रतिरोधकता की उल्टी नहीं होती क्या? 1/ρ भी कह सकते हैं सर। बिल्कुल सही जवाब। ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में, और वहाँ ऑप्शन में बोथ कह के भी दे सकता है, तो तुम करेक्ट आंसर लगाओगे बोथ पे। लेकिन यहाँ लगाना है J = सिग्मा E। कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट वेक्टर फॉर्म है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता द रे ऑफ लाइट आर गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 2, एनोदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। वो जी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा तुम म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है? या एन से भी कर देते हैं। तो बेटा बताओ TIR क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रहा है। 30, 60, 45, 75। प्रकाश की किरणें अपवर्तनांक 2 माध्यम से निकलकर जाती हैं, इतने से अपवर्तन का न्यूनतम कोण जिस पर TIR परिवर्तन होगा वो बताइए वो कौन सा होगा? बेटा अगर इतने बड़े पढ़े लिखे हो और सब बातें तुम्हें याद हैं तो बताओ मुझे TIR की 2 कंडीशन कौन सी हैं? गुरुजी ये हमेशा डेंसर से रेयर में होता है, हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है। ये एंगल I ज्यादा होता है एंगल C से। आने वाला कोण इंसिडेंट एंगल ज्यादा होता क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से। बोलो ये बात तुम्हें पता है कि नहीं पता? अरे तुम्हें तो ये भी पता होगा कि म्यू = 1/1/sin θ होता है ना। मतलब म्यू जिसको n भी बोलते हो तुम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन ऑफ C क्रांतिक कोण के साथ कैसा रिलेशन है? म्यू = 1/sin C। उल्टा रिलेशन होता है। तो बेटा यहाँ से C की वैल्यू निकाल देंगे। बोलो क्या निकलेगी? अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, अगर मैं यहाँ से थीटा कैलकुलेट करूँगा, थीटा C का कैलकुलेट करूँगा, तो साइन ऑफ थीटा मतलब क्रिटिकल एंगल इनवर्स। ठीक है, बताओ म्यू क्या आएगा? म्यू जो था या n जो था वो निकाल दोगे n1/n2, तो क्या आएगा? n2/n1। उल्टा आता है ना, √3/2। होगा कि नहीं होगा? बेटा म्यू = 1/sin C था,
साइन सी निकाल रहा हूं मैं ऐसे, तो ये म्यू है क्या? नहीं है। म्यू हमेशा क्या होता है? सेकंड मीडियम बटे फर्स्ट मीडियम होता है ना। क्लियर है? अब देखिए, तो यहां से निकाल देंगे। ये किसकी वैल्यू है बताओ? ये किसकी वैल्यू है? आप कहोगे सर जी ये तो 60 की वैल्यू है। जब ये साइन 60 है और ये साइन इनवर्स है, काटो। वो जी थीटा सी क्रिटिकल क्रांतिक कोण कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। जो उस टाइम 90 डिग्री हुआ करता था वो 60 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ, हमेशा क्रिटिकल के बाद बनता है TIR, पूर्णांतरिक परावर्तन, या क्रिटिकल क्रांतिक कोण से पहले बनता है? आप कहोगे सर क्रांतिक कोण होने के बाद बनता है। तो बेटा 60 डिग्री नहीं होगा, 60 से प्लस चल जाएगा थोड़ा बहुत, 60 से 60.1 डिग्री चल जाएगा, पर 60 डिग्री नहीं चल सकता। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर देखो इसमें क्या होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा इसमें दे नहीं रखा, गलत है इसका। 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री 0.1 डिग्री का रिक्वायरमेंट चाहिए हम TIR बनने के लिए। तो यहाँ 60.1 होना चाहिए हकीकत में। पर चलिए कोई नहीं, अगर इसने 60 दे रखा है तो बता देते हैं, सेकंड पे क्लिक करके आओगे, क्योंकि 60 डिग्री पर ही इसका TIR बनेगा। TIR बनने के लिए इससे ज़्यादा होना पड़ेगा, 1 डिग्री बढ़ा दो चाहे। क्लियर है? जिन्होंने TIR पढ़ा होगा वो समझ पा रहे होंगे। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने किया जाता है। द लाइट ऑफ रे ऑफ अंडरगोज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। द सोर्स ऑफ टू लाइट रेज मस्ट बी कोहेरेंट। जब इंटरफेरेंस होता है, जिससे हम व्यतिकरण की घटना परिघटना कब होती है? जब दोनों स्रोत सशक्त होने चाहिए। मतलब कैसे सशक्त का मतलब है कोहेरेंट होने चाहिए। ये रहे देखो, ये जो गैप है ना, ये गैप ये कोहेरेंट होना चाहिए। सोर्स से लाइट जाएगी कहाँ? स्क्रीन पर। अच्छा, द रे मस्ट बी सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। सर आप ये बात सही बोल रहे हो, कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, एक समान वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य सबकी समान होनी चाहिए, एक सिंगल बीम की होनी चाहिए। बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं, या बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जवाब होगा? बोलिए। तो करेक्ट आंसर सर दोनों सही जवाब। क्लियर है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। बात समझ आई? करेक्ट आंसर दोनों सही होंगे सर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जिन कलाकारों ने हमारी क्लास ली होगी उनके लिए चुटकियों का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने तो इससे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो, लूप बना बना करके। कहता था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट करंट लूप एट सेंटर। ओहो सर जी, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, किस पे? सर्कुलर लूप पे। एक वृत्तीय धारा पर पूछ रहा है, वृत्तीय धारा के केंद्र में पूछ रहा है कितना बार T है, और अगर उसका करंट का परिमाण 3 गुना कर दिया जाए और त्रिज्या 2 गुनी करी जाए, तो बताओ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र का क्या आएगा? बेटा बात पची नहीं पची? सुनिए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या कर रहा है? 3 गुना। रेडियस कितना कर रहा है? रेडियस देख लो कितना कर रहा है? 2 गुना। डबल कर रहा है। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, सेंटर में, बी के सेंटर में, याद है ये एप्लीकेशन है बाबा बायोट का, इसने कितना निकाला था? बी सेंटर में कितना निकाला था? μ0/4 पाई 2 पाई आई ओवर आर। आई ओवर ए बोलते थे ना हम, याद है? 2 पाई आई ओवर ए कहो या आर रेडियस कहो, कहते थे नहीं कहते थे? ओहो, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो b = कितना आ गया? μ0, बोलो बोलो, μ0/2r नीचे, और बोलो ऊपर क्या बचा है? आई, ये आ गया। अच्छा अब सुनना बच्चे, यहाँ ध्यान सुनना। ठीक है सर, आप अभी बता रहे थे कितना था? b = μ0/4 पाई 2 पाई आई ओवर, ध्यान सुनिए एक बार, चलो फिर कट करना पड़ेगा, कोई नहीं। μ0/4 पाई कितना आया? μ0/2 r i, यही है। अच्छा बोलो
करंट को कितना कर दिया इसने, विद्युत धारा को 3 गुना, रेडियस को 2 गुना। तो बेटा मैं B इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 गुना में म्यू नॉट I बेटा 2R, है कि नहीं? अरे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ सर। और ये पूरा तुम्हें कितना दे रखा B, ये B कितना दे रखा आपको, B दे रखा है कितना, B दे रखा था आपको 12 दे रखा था ना, 12। अच्छा जब B 12 दे रखा तो रख दो, तो नेट B की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3/2 को आगे ले लिया गुना पूरा कितना दे रखा था वो 12, कट करो 6 18 बेटा, यहाँ से 18 टेस्ला। करेक्ट आंसर इज 18 टेस्ला। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने पेश किया जाता है। द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू बार मैग्नेट कितना होता है, किस पे, एक्सिस का इक्वेटर के साथ। और जी एक्सियल का इक्वेटर के साथ सर, बच्चे को ये क्वेश्चन पता है, धुरी का भूमध्य रेखा के साथ कितना होता है, 2:1, 2:1। बिल्कुल सही जवाब, 2:1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 के सामने पेश किया जाए। कहता द टेम्परेचर एट विच द मैग्नेटिक मटेरियल लूज इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वह कौन सा ताप है जिस पर मैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, मतलब चिपकना छोड़ देता है। वह तापमान जिस पर चुंबकीय क्षेत्र अपनी चुंबकीय गुणों को खो देता है, वो जी कौन सा है वो, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। क्रांतिक तापमान, क्रांतिक बेटा तब होता है जब बहुत बदलाव आए, उस ताप को कब, जब फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बदलता, वो ताप तो बोला जाएगा क्रांतिक ताप। लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट को किया था उनका नाम था बाबा क्यूरी, तो उस ताप को जब मेजरमेंट कर रहे थे उनका नाम था क्यूरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्यूरी आएगा, क्यूरी तापमान, याद रखना ये बात। क्लियर है। अगला, चूज वन और करना, इनमें से कौन सा विषम है, कौन सा अलग है, एक्सरे, अल्ट्रासोनिक, माइक्रोवेव, गामा रे। गुरुजी ओ जी यूँ तो होना ही था सर, आपको पता है, आपने एक बात बोली थी, एक टेबल होती है ईएम वेव की, एक्सरे उसमें होता है। क्लियर है। सूक्ष्म तरंग होती हैं, गामा होती हैं, पराश्रित तरंग सर ये तो सुना ही नहीं था कभी, अल्ट्रासोनिक तो उसमें होती नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा इसमें। क्लियर है। ऑड है, बाकी 3 होती हैं ईएम वेव में। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। ये क्वेश्चन अब तक मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला ना, मैं अब से लेकर के बेटा 10 दिन लगातार जो कराने वाला हूं डीपीपी, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। कहता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज बाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यदि आपतन फोटोन की तीव्रता बढ़ दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा एक बात बताओ, ये कोई प्लेट है, बिल्कुल प्लेट है सर। जब भी कोई यहाँ से प्रकाश आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, बताओ किसके अकॉर्डिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब विद्युत प्रकाशीय प्रभाव के द्वारा। तो सुनो यहाँ से, अगर इसकी इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की तीव्रता भी तो बढ़ेगी। ये बात कितनी बार बताइए, इलेक्ट्रॉन की निकलने की क्षमता, तीव्रता किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। तो वो ये कह रहा है कि उसकी फोटोन की आपतन जो है तीव्रता बढ़ गई है, तो करंट भी क्या होगा, समान होगा, घटेगा, बढ़ेगा। सर जी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करता है, बात समझ आई, करंट इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। कहता है इलेक्ट्रॉन विच नेचर इज प्रूव बाय द इलेक्ट्रॉन बाय डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। बेटा ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है कि ये अभी सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। पश्चाताप तो उन बच्चों को होगा जो अब इस दौर से गुजर रहे हैं, जो कोरोना काल में थी, क्योंकि सिलेबस उनका बहुत कट चुका है, कुछ करा नहीं गया, और कराया तो ऑनलाइन कराया, जो समझ में नहीं आया। सच्चाई बोल रहा हूँ, लेकिन कड़वी लग रही होगी। क्लियर है। लेकिन बेटा ये कंपटीशन जो होता है ना, वो तुम्हें रियायत नहीं देगा कभी, याद रखना ये बात, बोर्ड रियायत दे सकता है।
मैंने बोला था डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें बताए हो, ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताया था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर से चलता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर होता है, याद रखना। और पता है जब इसने ग्राफ बनाया था तो ऐसे करके वेव नेचर बनाया, पता है थीटा कितना था, याद रख लेना, आज बोल रहा हूँ फिर याद रख आएगा। 50 डिग्री थीटा पे सबसे ज़्यादा उछाल आया था, उसमें तरंग प्रवृत्ति को बताया था इसने, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति होती है। थीटा उस टाइम 50 था और वोल्टेज बेटा 54 वोल्ट था, 54 वोल्ट पे था ये कहानी, 54 वोल्ट, थीटा 50 डिग्री पे मैक्सिमम था वो। तो डेविएशन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताया था। हाइजन ने कही थी कि इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी को, डी ब्रोगली ने बोला था कि भैया इलेक्ट्रॉन तरंग के नेचर भी चलता है, कण की फॉर्म में भी चलता है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया। एक्सपेरिमेंट तो डेविएशन जर्मर ने किया था और तरंग प्रकृति को बताया। ओहो, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, यूँ तो होना ही था, तुम ये बोलोगे, जिन बच्चों ने मेरे इस लेक्चर ले रखे हैं वो बच्चे ये बोलेंगे इन क्वेश्चनों को देख देख कर। व्हेन द इम्प्योरिटी इज एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेटा पी टाइप बना रहे हो, क्या बना रहे हो, पी टाइप फॉर्म। अच्छा, पी टाइप कब बनेगा, और कहता है व्हेन द इम्प्योरिटी इज एडेड विद द इंट्रिंसिक ऑफ सेमीकंडक्टर विद एन टाइप, तो एन टाइप कब बनता है। मुझे एक बात बताओ, पी टाइप कब बनता है, पी टाइप तब बनता है जब P मतलब क्या होता है, होल, P का मतलब क्या होता है, ओजी P का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, होल, होल कब बनेंगे जब 4 की जगह 3 आएगा, तो 3 आएगा तो मतलब क्या आएगा, ट्राईवैलेंसी, बेटा ट्राईवैलेंसी से P टाइप बनता है। और पेंटावैलेंसी, पेंटा मतलब 5 आना, 5 मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आना, तो उससे बनता है N टाइप। करेक्ट आंसर ये होगा। हिंदी मीडियम दिखाऊं बेटा कैसे आएगा, पता है तुम्हें, अशुद्धता मिलाई जाती है किसकी, ट्राई मतलब त्रिसंयोजक की, किसके साथ, तो पी प्रकार बनेगा, पी मतलब पॉजिटिव, होल बनेंगे, कोटर बनेंगे, और एन का मतलब क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे, जब 5 डाले जाएंगे, क्योंकि पी और एन किस टाइप के होते हैं, पी और एन जो होते हैं सर जी ये 4 होते हैं, 4 टेट्रावैलेंट होते हैं। बात समझ आई। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ इंक्रीज विद द इफेक्टिव पावर ऑफ एंटीना, एंटीना के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी पावर पर, वेवलेंथ के साथ घटेगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, नो रिलेशन। यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाए तो एंटीना पर क्या, बेटा ये पार्ट है कम्युनिकेशन का, एंटीना की हाइट कितनी होती है, ये बहुत सारे पॉइंट हटा रखे हैं सीबीएसई बोर्ड ने उस क्वेश्चन, लेकिन ये गलत होता है। क्लियर। उसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक रिलेशन होता है कि P इज इक्वल टू 1 लैम्बडा की पावर, P इज इक्वल टू 1 लैम्बडा स्क्वायर, पावर लैम्बडा का इनवर्स स्क्वायर होता। बताओ अब बोलो क्या, लैम्बडा बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो पावर क्या होगी, घटेगी। करेक्ट आंसर इसका होगा क्या, यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो एंटीना की पावर शक्ति क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। बेटा क्लियर है। बने रहिए, आपका अपना चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। बेटा चैनल को जितना हो सकता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली डीपीपी के साथ। जय हिंद।